दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत रसायन कक्षा 12वीं विद्युत रसायन केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्याय 3 है का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है। आप जानते हैं कि सभी जितने प्रकार की सेल्स में दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, जिसे हम एकोनामिक अपचयन। ठीक है, बस ये दो प्रकार के रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। इस दो प्रकार की रिएक्शन से ही विद्युत रासायनिक रिएक्शन सारी प्रकार की होती है। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ऑक्सीकरण की। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। और दूसरा क्या है इसमें? हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन का हटना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का भी हटना। और चौथा है, सॉरी वो क्या है ऊपर नीचे हो गया, आप देख लेना, बाकी अरेंज कर लेना। ऑक्सीकरण। अगला क्या है आपका कि ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था जब कम से ज़्यादा जाती है। ये सारे इसके क्या है? ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, अब सेकेंड हम किसको देखेंगे? अपचयन को, कि अपचयन क्या होता है। फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। अपचयन अपचयन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, इसके भी कुछ मेन पॉइंट है जिसको हम समझेंगे। पहला यहीं से देख लेते हैं, ऑक्सीजन का हटना। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का निकलना। और इस प्रकार हटने की जगह हम निकलना भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना। और दूसरा उसकी विपरीत क्या हो जाएगा? उसमें हाइड्रोजन हट रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अब यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना, मतलब जस्ट उसके विपरीत है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और चौथा है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? तो उच्च से निम्न होती है, उच्च से निम्न की ओर। कि उधर ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? कम से ज़्यादा की ओर, यानी कि लो टू हाई, और इधर होगी हाई टू लो, उच्च से निम्न की ओर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑक्सीकरण के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब जब भी आप टॉपिक पढ़े, सबसे पहले इन दोनों डेफिनेशन, ये दोनों पॉइंट को अच्छे से कर ले, ऑक्सीकरण और अपचयन को। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले, और चाहे तो आप इन दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऑक्सीकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। ये आपके कुछ उदाहरण ऑक्सीकरण के, जैसे सबसे पहले बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना हम बताएंगे ना। तो सबसे पहले हम किसके लिए लेते हैं? Zn। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? जिंक का, क्योंकि इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं है। अब जिंक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे आपका जिंक का आइटम है। अब यहाँ से जिंक के जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपका क्या बनता है? Zn2+ बनता है। दो इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम Mg यानी कि मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ से हम Mg से यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 2Mg+।
ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में। यहाँ पे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन वापस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा जिंक, और अगर यहाँ Mg की तुलना करें तो यहाँ पे भी Mg बन जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका क्या बनेगा, ये सब लिखो या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही लिख सकते हैं। आगे समझ में। अब हमने ये तो इलेक्ट्रॉन का निकलना सीखा। अब हम अपचयन वाला, अपचयन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपचयन का उदाहरण, अपचयन का उदाहरण। अब अपचयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिया है कॉपर 2+। अब इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपका कॉपर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ठोस कॉपर प्राप्त होगा। वैसे अगर आप Mn मैग्नीज 2+ दे रखा है, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो आपका Mn सॉलिड बन जाएगा। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ? यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा कि विद्युत रासायनिक सेल किसे बोलते हैं, 2 प्रकार की होती है। विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसमें रिएक्शन 2 प्रकार, ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन का भी हटना। ऑक्सीकरण अवस्था जब कम से ज़्यादा होती है तो ठीक है। फिर अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा से कम की ओर जाती है। और ये हमने एग्जाम्पल देखी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने पर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब नए पेज से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों मिक्स होते हैं, हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसके लिए छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं ना आप शॉर्ट में, क्योंकि अगर ज़्यादा आप हाईली जाओगे तो आपको क्लियर भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखोगे आप, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, साथ साथ होते हैं इसमें, साथ साथ जिसमें होते हैं, जिसमें होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की बात करें। ऑक्सीकरण, यहाँ पे हम Zn का एग्जाम्पल है तो Zn2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर 2+ बन गया। और अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन के लिए यहाँ पे Cu2+ था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर आपका Cu सॉलिड बन गया और ये आपका सॉलिड स्टेट में था। क्लियर है, हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसकी एक इसी रिएक्शन को आप रेडॉक्स अभिक्रिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने देख लिया कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है और अपचयन में क्या हो रहा है। अब इन दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन करके लिखते हैं, जो हमारी होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया आपकी। अब इसमें हमने लिखा Zn प्लस Cu+2 एरो Zn+2 और आपका बना Cu, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया तो ये 2+ हो गया और Cu आपका ऐसा कैसा हो गया। अब यही बताना है कि हम अपचयन कौन हो रहा है, तो यहाँ से देखो इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे फूल की था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या बन गया, Zn2+ बन गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ये क्या बन गया, Cu बन गया। इसलिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है ना। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसलिए 2+ हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो इसका क्या हो गया, अपचयन। आ गया समझ में? यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ क्योंकि ये Zn था इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकले 2+ आ गया, अब 2+ बना मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो इसका क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। ठीक है,
उसी प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब होता है। लेकिन अगर कभी कहीं कहीं पे हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम समझ तो सकते हैं ना, क्योंकि हमको रट्टी रटाई डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चलेंगे कि हमने ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट होता है। अब हम देखते हैं जब ऑक्सीकरण तथा, ये इतना सा एक लाइन नोट कर लीजिएगा, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अभी हमने सीखा था रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका और यहाँ पे आपका क्लोरीन है। इन दोनों को हम रिवर्सिबल फॉर्म में देखें तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा? 2HCl, क्योंकि नीचे के ऊपर 2HCl। वैसे अगर 2HCl है आपके पास, फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शन करें तो क्या बनेगा आपका? H2 प्लस Cl2 बन जाएगा। ठीक है, ये H2 और Cl2 बन जाएगा आपका। तो ये इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी यानी कि चालकता का गुण। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, और डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे चालक के बारे में, कंडक्टर जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं, बैड कंडक्टर भी होते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे दो की बात करेंगे। सबसे पहला होता है ठोस चालक, ठोस चालक, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, ठोस चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। और विद्युत अपघटनी चालक का ही दूसरा नाम क्या है? विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत अपघट्य। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम रासायनिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि रासायनिक सेल होता क्या है। ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे? विद्युत रासायनिक सेल की। तो लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका गैल्वेनिक सेल होता है, एक होता है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होता है आपका डेनियल सेल। क्या होता है? डेनियल सेल। ठीक है, और ये सेल का काम क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को काय में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और पूछते हैं कि सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं? तो ये सेल करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से, है ना। ठीक है, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम दो बॉक्स बनाएंगे, या थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम। दो बॉक्स बनाने का काम करेंगे। आपको भी साथ में नोट करते जाना और बनाते जाना है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पे हम इन दोनों को लवण सेतु से जोड़ देंगे। ठीक है, जो लवण सेतु है उससे इन दोनों को हम सेलों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हमने इसके अंदर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और इनके अंदर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। हमने इनके अंदर क्या लगाया? इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, ये इलेक्ट्रोड रख दिए। अब इनको हम धारा मापी के इनको हम जोड़ेंगे। ठीक, ये आपका मीटर, इसके हम नाप करेंगे इसकी। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ से एक वायरिंग जा रही है, यहाँ से लगे यहाँ तक। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे जी गैल्वेनोमीटर, है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रवर्धित हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आवागमन हो रहा है। अब ये वाली जो छड़ है आपकी, जो ये वाली छड़ है, ये काय की छड़ है? तो कॉपर की छड़ है। काय की है? कॉपर की छड़। और ये वाली जो है Zn यानी कि जिंक की छड़ है, तो Zn की छड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिंक होता है वो किस प्रकार का करता है? तो
ये जो जिंक होता है एनोड की तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य, ठीक है, ये एनोड की तरह कार्य करता है। और ये जो वाला है ये हमारा क्या करता है, कैथोड की तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह कार्य। यहाँ तो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे, ये जो होता है ये क्या, ये यहाँ पे क्या होगा आपका, अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन, अपचयन होगा। और इस वाले में आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीकरण होगा। अब इसके अंदर क्या भरा है, तो लवण भरा है, लवण सेतु है, तो आपको इस प्रकार से इसके अंदर ये भर देना है, क्योंकि बिना लिक्विड के कुछ नहीं होगा, इसमें हमने लवण भर दिया, इसलिए लवण सेतु है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ये यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव वाला, और यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव वाला, ठीक है। और ये जो दोनों को जोड़ रही, इसका नाम भी लिख लेते हैं हम लवण सेतु। सेतु मतलब कि जो पुल होती है दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसको भी आप नाम दे ही लेना, क्या दोगे, गैल्वेनोमीटर, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ये आपकी लवण सेतु। अब यहाँ से जो आपके पॉजिटिव यानी कि कॉपर पर जाते हैं, यहाँ से जो पॉजिटिव वो कहाँ जा रहे हैं, कॉपर पर जाना। और यहाँ से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, Zn पर जाना। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज का जिंक पर जाना और पॉजिटिव चार्ज का कॉपर पर जाना, इसलिए ये जो होगा इसे क्या बोलेंगे, धनायन, और ये होगा आपका ऋणायन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब जो सॉल्यूशन भरा है, क्योंकि जब हमने कॉपर जिसमें रखा है तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, और उधर जिंक की जो रोड रखी है उसको बोलेंगे ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। यहाँ समझ में आ गया। और ये जो आपको लवण सेतु के अंदर जो ये जो जाने के काम कर रहा है आपका, क्योंकि जो इनका आवागमन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक यहीं से प्रभावित हो रही है, इनके द्वारा ही इनका आदान प्रदान। यहाँ पे इसमें जो सोल्यूशन भरा वो KCl का है, किसका है, KCl का सोल्यूशन भरते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन भरते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर पूछे कि गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है, तो आपको गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो आपको हल्का सा हिंट यहाँ भी लिख लेना है, विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है, ठीक है। तो आप ये चित्र बना लीजिएगा आपकी फेयर कॉपी में। और अब ये मैंने पूरा ही बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से जनरेट होती है, और यहाँ पे आपको रोड वगैरह लगा देते हैं। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, अगर विद्युत रासायनिक सेल की बात करें, विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है, ना, इस पर ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम लिख दें, क्योंकि हमने यहाँ वैसे तो यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो कैथोड है आपका, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना है ना, और जो कैथोड है वहाँ पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पर अपचयन होगा, अपचयन होगा, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में बात करें तो किधर जाएगा, कैथोड से, ठीक है, ये नहीं, सॉरी, कैथोड नहीं, ये इधर अपने इधर एनोड से कैथोड की ओर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है, तो एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। और अगला आपसे पूछे कि विद्युत धारा की दिशा क्या है, तीसरा है विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो कैथोड से, विद्युत धारा की जो दिशा होती है कैथोड से एनोड होती है, क्या होती है, कैथोड से एनोड पर,
ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दोनों को लेके देख लेते हैं, एक जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट दोनों का। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर दोनों को लेंगे। 8 कहाँ पे, एनोड पर। तो हम एनोड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Zn, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर आपका 2+ Z2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है। 8 कैथोड। अब कैथोड की बात करते हैं, तो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलेंगे Cu। ठीक है। Zn2+ और फिर यहाँ पे Cu2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ठीक है। अब हमने इतना तो पढ़ लिया, इसमें हम पढ़ते हैं अब लवण सेतु, क्योंकि हमने अभी बात की थी ना लवण सेतु। अब ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि लवण सेतु से आप क्या समझते हैं, लवण सेतु समझाइए। तो लवण सेतु के बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे कि लवण सेतु होती क्या है। ठीक है। लवण सेतु, इसमें जो लवण सेतु, लवण सेतु अगर जिलेटिन ये क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है, से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। दूसरा, यह अगर से मिलकर इसलिए बना होता है क्योंकि यह क्या होता है, क्योंकि यह किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, अर्थात यह क्या है, अक्रिय है। ठीक है। अब लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य, तो लवण सेतु के कार्य के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, हमने क्या देखा था, बीच में बॉन्ड का मतलब यानी कि बीच में पुल का समान कार्य करता है, तो दोनों का आदान प्रदान नहीं कर रहा था ना। तो हम क्या लिखेंगे, यह दोनों विलयन को एक दूसरे के संपर्क में लाता है। पर एक कंडीशन भी थी, पर यह एक दूसरे को मिश्रित नहीं होने देता, दूसरे को मिश्रित यानी कि मिलने नहीं देता, नहीं होने देता है। और दूसरा क्या करता है, आवेश को संतुलित करता है। जो आवेश होते हैं, आवेश को संतुलित करता है। ठीक है। क्या करता है, आवेश को संतुलित करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपके ये पर्टिकुलर इसको लेकर नोट्स भी बनते जाए, और ये आगामी त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए के वजह से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।